Hello guys, welcome to the Hindu Analysis. I am Ritesh Agarwal and I'll be taking you through the major events today. Today's newspaper has some interesting updates. Okay, we will look at them. Let's look at them. So, government sets up bad bank to clear the NPA mess. Okay, this may sound Greek to you, but I will explain it to you. Don't worry. J&K government employees to face tighter passport rules. Okay, we will look at them. MS Dhoni and Anand Mahindra on NCC reforms panel. Okay, that's again one interesting initiative. We'll talk about it. Russia-led bloc to hold military drills on Afghanistan border. What's happening? We'll look at it. International sphere. E-Shram needs some hard work to get going. The last two are from editorial section. A very nice article. E-Shram must go through article. Then 3 is company. Again, some interesting updates about AUKUS. We will talk about them. Okay, so these are the major stories today. Not too many stories, but the content, or let's say the subject of these is really interesting. Let's look at them. Let's get started. So government sets up bad bank to clear the NPA mess. जब आप हिंदू खोलोगे फ्रंट पेज पे इतना बड़ा न्यूज़ निर्मला सीतारमन जी के साथ आप देखोगे, और कुछ इस तरह की लैंग्वेज में वो दिया है. जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो ऐसा दिया हुआ है: पेविंग द वे फॉर अ मेजर क्लीन अप ऑफ बैड लोन्स in the banking system, the cabinet cleared a 30,600 crore guarantee program for securities to be issued by the newly incorporated bad bank for taking over and resolving non-performing assets. जब आप ये पहला पैराग्राफ पढ़ोगे तो आप बोलोगे, अरे मुझे तो ना बैड लोन पता है, ना मुझे ये गारंटी प्रोग्राम के बारे में कुछ पता है, ना मुझे सिक्योरिटीज़ पता है, ना मुझे बैड बैंक पता है, और ना मुझे एनपीए पता है. मतलब मुझे ये पैराग्राफ में कुछ भी नहीं पता और कुछ समझ में नहीं आ रहा. ठीक है, स्पेशली इफ यू आर अ नॉन कॉमर्स स्टूडेंट तो बिल्कुल बाउंसर आपके ऊपर से निकल गया. ठीक है, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बैड बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसीलिए हमें वी हैव टू लुक बियॉन्ड द आर्टिकल, वी हैव टू अंडरस्टैंड द एंटायर थिंग. और ये आज मैं आपको आज के वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दूंगा. डोंट वरी अबाउट इट. तो पहले तो इस चीज़ को समझते हैं, बैड लोन क्या है. ठीक है, देखो बैंक के लिए बैड लोन कौन सा लोन है? जो दिया गया मगर चुकाया नहीं गया, तो उसे हम बैड लोन या नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं. ठीक है, एक चीज को समझो कि बैंक के लिए कॉमर्स में 2 टर्म होते हैं, एसेट और लायबिलिटी. ठीक है, लायबिलिटी वो जो मुझे चुकानी है. तो बैंक के लिए आप जो पैसा डिपॉजिट करवाते हो वो बैंक के पर्सपेक्टिव से एक लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को वो पैसा इंटरेस्ट समेत आपको वापस चुकाना है. और एसेट वो जो आपको पैसे कमा के दे. तो बैंक के लिए जो लोन बैंक आपको देता है वो एसेट है, क्योंकि वो ब्याज समेत उसे वापस लेता है. राइट, वो लोन उसे पैसे कमा के दे रहा है. तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या हुआ? यानी वो लोन जो परफॉर्म नहीं कर रहा, यानी जो उसका काम है वो नहीं कर रहा. काम क्या है लोन का? पैसे चुका के देना, बैंक को पैसे कमा के देना. तो अगर वो कोई बैंक लोन ऐसा काम नहीं कर रहा है, बैंक ने किसी को लोन दिया, विजय माल्या टाइप पर्सन, और वो पैसे नहीं चुका के दे रहा है, तो बैंक के लिए वो लोन क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट. टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? आफ्टर 90 डेज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज द लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट रिमेन्ड ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज. तो 90 डेज तक अगर आपका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट कुछ ओवरड्यू रहा है तो उसको एनपीए क्लासिफाई कर दिया जाता है. और फिर और टेक्निकल डिटेल्स है, एनपीए के भी अलग अलग बकेट्स होते हैं, बट उतना डेप्थ में हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है. तो इंडिया में टोटल बैंक बैड लोन्स कितने होंगे? As of March 2021, the total bad loans in banking system amount to 8.35 लाख करोड़. अगर पूरे बैंकिंग सिस्टम के ये डूबे हुए लोन्स या बैड लोन्स की बात की जाए तो 8.35 लाख करोड़ का क्वांटम आपके सामने आएगा, विच इज ह्यूज. और बल्क कहां पर है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स में. ज्यादातर जो एनपीए है वो सरकारी बैंक्स में है, विच इज अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द टैक्स पेयर, क्योंकि अल्टीमेटली इसका भुगतान कौन करता है? टैक्स पेयर. ठीक है, अच्छा, अब बैड लोन समझ में आया, तो अब बैड बैंक देखते हैं. बैड बैंक एक तरीका है, एक सॉल्यूशन है. इट्स अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दैट आइसोलेट्स रिस्की एसेट्स हेल्ड बाय बैंक्स इन अ सेपरेट एंटिटी. तो बेसिकली बैड बैंक एक दूसरा स्ट्रक्चर है जो बैंक से उनके जो बैड लोन्स है वो खरीद लेता है. ठीक है, आपके पास एक सड़ा हुआ एप्पल है, वो सड़ा हुआ एप्पल आपके पास खराब दिख रहा है, मैंने वो सड़ा हुआ एप्पल खरीद लिया, तो आपके पास वो सड़ा हुआ एप्पल नहीं रहा, आपके पास अब कुछ खराब चीज नहीं दिख रही है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है. बैंक से जो उनके रिस्की एसेट्स हैं, जो खराब लोन्स हैं, वो ये खरीद लेता है. इट इज एस्टैब्लिश्ड टू बाय नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फ्रॉम अ बैंक एट अ प्राइस दैट इज डिटरमाइंड बाय द बैड बैंक इटसेल्फ. मगर वो खराब एप्पल
या सड़ा हुआ एप्पल कितने में लूंगा ये कौन डिटरमाइन करेगा? जो बायर होगा, यानी जो बैड बैंक होगा। ठीक है, अब इसको और थोड़ा डिटेल में समझेंगे पूरा मैकेनिज्म कैसे है, बट मोटा मोटी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, बैड बैंक एक एंटिटी होती है जो बैंक से उनके खराब लोन्स खरीद लेती है। ठीक है, अब देखो कैसे ये पूरा मैकेनिज्म काम करेगा। तो आरबीआई एक बैड बैंक बना रहा है जिसका नाम रखा जाएगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर होगा जिसका क्या काम होगा? बैंक से खराब लोन्स ले लेना। अब लेट से मैं एक बैंक हूं, कोई सा भी बैंक मान लो, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा हूं, मेरे पास लेट से 1000 करोड़ के लोन्स हैं और 1000 करोड़ के लोन्स ऐसे हैं जो वापस नहीं आ रहे हैं। तो ये बैड बैंक क्या कहेगा कि इस 1000 करोड़ के लोन्स को मैं आपसे खरीद लेता हूं। लेट से मेरी नज़र में इस 1000 करोड़ के लोन्स की वैल्यूएशन आज की तारीख में 500 करोड़। मैं अगर आपसे ये लोन्स लूंगा तो मैं 500 करोड़ से ज़्यादा रिकवर नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं 1000 करोड़ के लोन्स को मैंने 500 करोड़ में ले लिया। ठीक है, उससे क्या हुआ? मेरी बैलेंस शीट पे, मैं जो बैंक ऑफ बड़ौदा हूं, मेरी बैलेंस शीट पे से 1000 करोड़ के खराब लोन्स कम हो गए। ठीक है, उसके फायदे मैं आपको और आगे बताऊंगा। तो ये बेसिकली अभी ये समझो कि एक बैड बैंक होगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, जो कि जो भी बैंक्स हैं जिनके पास एनपीएस हैं उनसे एनपीएस खरीद लेगा। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज भी होती है, जैसे ये तो गवर्नमेंट का होगा, उसके अलावा प्राइवेट भी कुछ कंपनीज ऐसा काम करती है जो बैड बैंक्स का काम है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ये भी बिड कर सकती है। फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ बड़ौदा के पास 1000 करोड़ के खराब लोन्स हैं, वो या तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच सकती है या प्राइवेट एआरसीज को भी बेच सकती है। ठीक है, इसके अलावा एक और एंटिटी बनेगी, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी। ठीक है, ये क्या काम करेगी? ये इसके साथ पार्टनरशिप में काम करेगी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ। जो लोन ये बैंक ऑफ बड़ौदा से खरीदेगा, उस लोन से पैसा रेज करने का काम, उस लोन को और बाकी प्राइवेट कंपनीज को सेल करने का काम ये इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड करेगी। ठीक है, अब देखो फंडा क्या है। जो भी रेट तय होगी, मान लो वो 1000 करोड़ के लोन की 500 करोड़ की रेट तय हुई, तो उन 500 करोड़ का 15% तो ये हाथों हाथ कैश में दे देगा बैंक को। ठीक है, अगेन बैंक ऑफ बड़ौदा के पास लोन्स थे, वो लोन्स किसने लिए? एनएआरसीएल ने। उन्होंने जो भी वैल्यू तय हुई उसका 15% तो कैश में पे कर दिया और बाकी 85% के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिसीट्स दे देंगे। गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिसीट्स यानी आप चिंता मत करो, आपने जो पैसे हमें बेचे हैं, मतलब जो आपने लोन हमें दिए हैं, उनके 500 करोड़ रुपए के अगर लोन है, 500 करोड़ का 15% तो आप अभी ले लो और बाकी 85% की आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिसिप्ट्स हैं। अगर कल को हमने नहीं दिए तो गवर्नमेंट आपको वो पैसा दे देगी। ठीक है, और फिर क्या होगा? ये जो रिसिप्ट है ये 5 साल तक के लिए वैलिड होती है। उस पीरियड के अंदर अंदर ये वो लोन रिकवर करने की कोशिश करेंगे और उससे जो भी पैसा आएगा वो बैंक्स को वापस देंगे। वंस द एनएआरसीएल एंड आईडीआरसीएल हैज रिजॉल्व्ड द एसेट, द बैलेंस 85% वुड बी गिवन बैक टू द बैंक्स। अब गवर्नमेंट की गारंटी कहां काम आएगी? मान लो 500 करोड़ का 15% तो इन्होंने दे दिया, बचा हुआ 85% इनको निकालना है। किनसे? जिन्होंने वो पैसा उधार लिया था। हो सकता है उससे ज़्यादा मिल जाए, हो सकता है उससे कम मिले। ज़्यादा मिलेगा तो ये बैंक को जितना दिया था, जितना लिया था उतना रिटर्न करके बचा हुआ रख लेंगे, और अगर कम मिला तो ये गवर्नमेंट गारंटी रिसिप्ट्स के थ्रू उसका पेमेंट हो जाएगा। इफ द बैड बैंक इज अनेबल टू सेल द बैड लोन और हैज टू सेल इट एट अ लॉस, देन द गवर्नमेंट गारंटी विल बी इन्वोक्ड एंड द डिफरेंस विल बी पेड टू द बैंक। आ रही है पूरी कहानी समझ में? ठीक है, बेसिकली बैंक के पास एक बैड लोन था, उसे बैड बैंक ने खरीद लिया। उस लोन को जो खरीदा उसकी 15% पेमेंट उन्होंने कैश में कर दी, बाकी के लिए गवर्नमेंट गारंटी दे दी। ठीक है, अब अगर 85% ये पे नहीं कर पाए तब तो गवर्नमेंट देगी, और अगर कर पाए तो ये दे ही देंगे। इतना सा कॉन्सेप्ट है। देयर इज अ 5 ईयर लिमिट ऑन द गारंटी, बट ये गारंटी सिर्फ 5 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, और हर साल इसकी फी बढ़ती जाती है। गारंटी की फीस कौन पे करेगा? जो बैड बैंक है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड विल पे द फी, और हर साल इस गारंटी की फीस बढ़ती जाएगी। तो इसके मतलब क्या है कि एनएआरसीएल के लिए क्या अच्छा है कि जल्दी से जल्दी वो ये लोन सेल कर दे, जल्दी से जल्दी पेमेंट कर दे, क्योंकि गारंटी अगर वो ज़्यादा समय तक उसने यूज़ की तो उसको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कितना लोन ये बैड बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर से खरीदेगा या बैंकिंग सिस्टम से खरीदेगा? तो इसका क्या टारगेट दिया है कि ओवर ये 2 लाख करोड़ तक के लोन्स जो हैं वो लेगा, और फर्स्ट फेज में 90,000 करोड़। तो टोटल ओवरऑल एनएआरसीएल कितने बैड बैंक ये कितना लोन खरीदेगा? 2 लाख करोड़ का, लेकिन इनिशियली 90,000 करोड़ के जो खराब लोन्स है वो ये खरीदेगा।
अब देखो एक टर्म निर्मला सीतारमण जी ने यूज किया, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली पहले तो ये समझो बैलेंस शीट क्या है। बैलेंस शीट बेसिकली आपके बिजनेस की पोजीशन बताती है, ठीक है, एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आज की डेट सितंबर 17 के दिन आपके बिजनेस में एसेट्स की पोजीशन क्या है और लाइबिलिटीज की पोजीशन क्या है, या दूसरे वर्ड्स में देखें, अकाउंटिंग के वर्ड्स में, तो सोर्सेज ऑफ फंड्स, एसेट्स क्या हो गए, सोर्स ऑफ फंड्स, और लाइबिलिटीज क्या हो गई, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो सोर्स ऑफ फंड्स की पोजीशन क्या है और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स की पोजीशन क्या है, ये बैलेंस शीट बताती है। तो ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम का बेसिकली मतलब क्या है कि हमारे देश में दो इंटरडिपेंडेंट एंटिटीज है, कॉर्पोरेट्स और बैंक्स। लेट्स से कोई कंपनी है और बैंक है। अब कंपनी ने क्योंकि ज़्यादा उधार ले लिया है तो कंपनी अपना उधार चुका नहीं पा रही है। अगर कंपनी अपना उधार नहीं चुका पाएगी जो कि उसने बैंक से लिया था, तो बैंक ने भी जो उधार दिया था उसके पास उसका पैसा नहीं आ रहा, और बैंक के पास जो उसने लोन दिए थे उससे पैसा नहीं आएगा, तो क्या वो अपने डिपॉजिटर्स को दे पाएगा या वो और लेंडिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसे ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट खराब है तो बैंक की भी बैलेंस शीट खराब हो रही है, और क्योंकि बैंक की बैलेंस शीट खराब है तो वो दूसरी कॉर्पोरेट्स को लोन नहीं दे पा रहा है, तो अगेन कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट खराब कर रही है। तो इट्स काइंड ऑफ जिसे हम कहते हैं ना वो तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। अब ये जो बैड बैंक है ये ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम को कैसे रिलीज करता है? वन ऑफ द की आइडियाज बिहाइंड फॉर्मेशन ऑफ बैड बैंक इज टू डी स्ट्रेस द बैलेंस शीट। तो ये बैंक्स की बैलेंस शीट को डी स्ट्रेस कर देता है, उनकी बैलेंस शीट से बुरे लोन्स को हटा देता है। देखो आरबीआई का एक रेगुलेशन है, वो ये कहता है कि अगर आपके बैलेंस शीट पे एनपीएज हैं या बैड लोन्स हैं तो उनको कवर करने के लिए आपको कुछ कैपिटल को सेट असाइड रखना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली ये है कि अगर कल को ये लोन्स बिल्कुल नहीं आ पाए, आप इससे रिकवर नहीं कर पाए, तो आपके पास एक कुशन होना चाहिए ताकि बैंक ना डूब जाए। इसके लिए आरबीआई कहता है कि एक सर्टेन कैपिटल एडिकेसी रेशियो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ कैपिटल आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। कल को ये जो लोन्स हैं अगर ये दूसरी बैलेंस शीट पे ट्रांसफर हो जाते हैं, जो कि बेसिकली एक बैड बैंक की बैलेंस शीट पे ट्रांसफर हो जाते हैं, तो बैंक्स को ये कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और फिर ये जो कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जो कैपिटल फ्री हो गई है, ये कैपिटल कहाँ काम में ली जा सकती है? और लोन देने में। तो बैंक्स के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो रिडक्शन ऑफ बैड लोन्स ऑन बैलेंस शीट्स विल अलाउ बैंक्स टू फ्री अप कैपिटल दैट वाज लॉक्ड अप टू कवर फॉर द बैड लोन्स एंड दिस कैपिटल कैन बी यूज्ड टू फर्दर लेंड। ओके, तो आई होप बैड बैंक का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आप लोगों को। बाकी हम इन पर्सन क्लास में और बात करेंगे तो 1-on-1 क्वेरीज में भी डील कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब J&K गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेस टाइटर पासपोर्ट रूल्स। ये एक स्टेट न्यूज थी, फ्रंट पेज पे थी आज, कि जम्मू एंड कश्मीर में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको पासपोर्ट रूल्स उनके लिए और टफ कर दिए गए हैं। जो वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने और टफ कर दिए हैं पासपोर्ट रूल्स। अच्छा, तो क्या डिफिकल्टी हो गई है? अब उनको एक विजिलेंस चेक के थ्रू और जाना पड़ेगा। तो एलजीज एडमिनिस्ट्रेशन फर्दर टफन्ड द प्रोसेस ऑफ इशुआंस ऑफ पासपोर्ट टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बाय मेकिंग द विजिलेंस डिपार्टमेंट्स क्लियरेंस मैंडेटरी। तो वहां पे कुछ तो क्लियरेंस प्रोसीजर्स ऑलरेडी इन प्लेस थे, अब एक एडिशनल लेयर कर दिए कि विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी आपको क्लियरेंस लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो सस्पेंड कर दिए गए, जिन पे कोई ना कोई चार्ज लगा हुआ है, ठीक है, और सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी पासपोर्ट इश्यूज किए जा रहे थे और उसका रिकॉर्ड पासपोर्ट ऑफिस के पास नहीं था। तो उन्होंने क्या कहा है कि द करंट सिस्टम डिड नॉट कंटेन एनी मैकेनिज्म दैट वुड हेल्प इन डिनाइंग द पासपोर्ट टू सच एम्प्लॉइज हु वर ईदर अंडर सस्पेंशन और फेसिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और प्रोसिक्यूशन ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस चार्जेस। तो इनको पासपोर्ट डिनाई करने के लिए ऐसा कोई सिस्टम था नहीं। तो इसीलिए अब इन्होंने कहा कि भाई अब आपको विजिलेंस डिपार्टमेंट से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा ताकि ऐसे लोगों को पासपोर्ट ना मिले जो कि या तो सस्पेंडेड हैं या जिनके खिलाफ कोई सीरियस इंक्वायरी चल रही है। सो अर्लियर क्या होता था, पहले 2 लेयर पुलिस वेरिफिकेशन होती थी। एक तो लोकल पुलिस स्टेशन से जो कि आपकी हमारी सबकी होती है, उसके अलावा एक सीआईडी से, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से उनकी वेरिफिकेशन होती थी और उसके बाद पासपोर्ट दे दिया जाता था। अब एक 3rd लेयर ऐड कर दी गई है, ठीक है। तो ये एक अपडेट था। अच्छा, अब देखो तीसरा अपडेट एनसीसी। एनसीसी मतलब नेशनल कैडेट कॉर्प्स। हो सकता है आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स कभी ना कभी एनसीसी के हिस्से रहे हो, और एनसीसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यूथ के डेवलपमेंट में। और इसीलिए अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक पहल की है, उन्होंने एक एनसीसी रिफॉर्म पैनल बनाया। उन्होंने एक पैनल बनाया जिसमें उन्होंने बताया कि हम एनसीसी को बदलते समय में कैसे रेलेवेंट रखें, क्या एनसीसी के प्रोग्राम में चेंजेस होने चाहिए, क्या एनसीसी ट्रेनिंग में चेंजेस होने चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पैनल में 15 मेंबर पैनल इन्होंने बनाया है
और इस पैनल में MS धोनी को भी शामिल किया गया है। इस पैनल में आनंद महिंद्रा जो कि बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको शामिल किया गया है, और इस पैनल के हेड हैं फॉर्मर MP बैजयंत पांडा। ठीक है, तो पैनल की कमेटी के बारे में ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव के बारे में ध्यान रखेंगे, पैनल के जो डिस्टिंग्विश्ड मेंबर्स हैं उनके बारे में ध्यान रखेंगे। ये भी एक अपडेट आज के न्यूज़पेपर में था। फिर देखो, इंटरनेशनल स्फेयर में एक इंटरेस्टिंग रीजनल ब्लॉक की बात करेंगे। तो ये ब्लॉक है, इट इज़ लेड बाय रशिया। इसने अभी अनाउंसमेंट किया है कि दे विल कंडक्ट मिलिट्री ड्रिल्स इन तजिकिस्तान। ठीक है, तो ब्लॉक का नाम है CSTO। ठीक है, CSTO स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ब्लॉक में 6 मेंबर कंट्रीज हैं। 6 मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? रशिया, आर्मीनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान एंड तजिकिस्तान। ठीक है, तो अब इसमें क्या इन लोगों ने अनाउंस किया कि ये तजिकिस्तान में कुछ सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे। क्यों? क्योंकि इन 6 कंट्रीज में से सिर्फ एक ही कंट्री है जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है, तजिकिस्तान। और अफगानिस्तान में जो तालिबान ने टेक ओवर किया है उसके बाद इनको डर है कि हो सकता है तजिकिस्तान में फेस एन एग्रेवेशन। ठीक है, द ग्रुप हैज टेकन कलेक्टिव मेजर्स टू इंश्योर तजिकिस्तान सिक्योरिटी इन केस ऑफ एन एग्रेवेशन ऑन इट्स बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान। तो तजिकिस्तान की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये एक कलेक्टिव मेजर है जहां ये 6 कंट्रीज मिलकर के एक लार्ज स्केल मिलिट्री एक्सरसाइज वहां पर करेगी। ठीक है, तो ये ग्रुपिंग के बारे में समझेंगे। अब देखो, ये ग्रुपिंग जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ज़्यादातर। तो वर्ल्ड मैप पे देखते हैं कि ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ज़्यादातर, ये जो 6 कंट्रीज का ग्रुप है ये कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख सकते हो यहाँ रशिया है। ठीक है, फिर रशिया से ईस्ट में आप देखोगे, वेस्ट में देखोगे तो बेलारूस है। फिर नीचे की तरफ कजाकिस्तान है। ठीक है, फिर यहाँ आर्मीनिया है। ठीक है, फिर यहाँ तजिकिस्तान है, और तजिकिस्तान के ठीक ऊपर किर्गिस्तान है। तो यहाँ देख रहे हो तजिकिस्तान इज बॉर्डरिंग अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान तजिकिस्तान की बाउंड्री कॉमन है। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग ग्रुप है जो एक दूसरे की मदद के लिए इन लोगों ने एक प्रॉपर एक इनिशिएटिव प्लान किया है, स्पेशली फॉर तजिकिस्तान। अच्छा, अब देखो एडिटोरियल्स पे बात करते हैं। ये एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है आज के न्यूज़पेपर में, ई श्रम नीड्स सम हार्ड वर्क टू गेट गोइंग। रियली नाइस आर्टिकल। ठीक है, ये आर्टिकल ई श्रम स्कीम के बारे में बात करता है, उस स्कीम में क्या इंपेडिमेंट्स आ सकते हैं उसके बारे में बात करता है, और काफ़ी डिटेल्स हमें बताता है, काफ़ी फैक्ट्स हमें पता चलता है उस स्कीम के बारे में। इसलिए मुझे ये आर्टिकल पसंद है। ठीक है, तो अगस्त में स्कीम लॉन्च हुई थी ई श्रम। ई श्रम बेसिकली क्या है? ई श्रम पोर्टल बेसिकली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के जो वर्कर्स हैं, जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, जिनकी कोई प्रॉपर सैलरीज नहीं है, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उनको रजिस्टर करके उनका डेटाबेस बनाया जा सके ताकि हम उनके लिए टारगेटेड बेनिफिट डिलीवरी इंश्योर कर सकें, हमारे उनके लिए पॉलिसीज बना सके बेहतर। ठीक है, उसके लिए ये इनिशिएटिव लिया गया था। सो इट विल एम्स टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स विच विल बी सीडेड विद आधार। तो मतलब एक तो आपकी पोर्टल डिटेल्स, मतलब ऑब्वियसली आप अपनी डिटेल्स उसमें भर सकते हैं अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, और उनको फिर आधार के साथ लिंक किया जाएगा। ठीक है, जो कि हर गवर्नमेंट स्कीम में किया जा रहा है। So it seeks to register almost 398 to 400 million unorganized workers and to issue an e-श्रम कार्ड। तो जो भी व्यक्ति रजिस्टर हो जाएगा उसे एक ई-श्रम कार्ड दिया जाएगा। अब इससे वर्कर्स को क्या फायदा होगा? तो ई-श्रम कार्ड मिलने से वर्कर्स टेंड टू गेन बाय रजिस्ट्रेशन इन मीडियम टू लॉन्ग रन। तो इमीडिएट तो कोई बेनिफिट होगा नहीं। गवर्नमेंट ने क्या बेनिफिट अनाउंस किया है? अगर आप रजिस्टर करोगे तो आपको 0.2 मिलियन का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये तो कोई बहुत बड़ा एडवांटेज है नहीं जिसके लिए कोई व्यक्ति जाके रजिस्टर करेगा। फायदा क्या हो सकता है? मीडियम टू लॉन्ग रन गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा हो सकता है, स्पेशली उन स्कीम्स का जो एक्सट्रीम इवेंट्स पे होती है। जैसे अभी कोविड के समय पे माइग्रेंट्स वर्कर्स को काफी नुकसान हुआ था। ठीक है, अब उस समय पर अगर इस तरह का कोई पोर्टल होता तो हो सकता है माइग्रेंट्स के लिए कोई रिलीफ असिस्टेंस प्रोवाइड करवा दी जाती, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए कुछ और मदद प्रोवाइड करवा दी जाती। तो स्पेशली ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, दे टेंड टू गेन ड्यूरिंग क्राइसिस रिडन पीरियड्स, पर उनको काफी फायदा पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मगर इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन या इस पूरी वर्किंग को लेकर के कुछ इश्यूज हैं। क्या इश्यूज हैं वो इसमें बहुत अच्छे से हाईलाइट किए। सबसे पहले पोर्टल कहता है कि जो एम्प्लॉयर्स हैं, लेट से कोई शॉप है, कोई भी शॉप मान लीजिए आप कपड़े की दुकान है। ठीक है, उस कपड़े की दुकान पे 3-4 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, 3-4 लोग कपड़े की दुकान में कैश में सैलरी लेकर के चले जा रहे हैं, उनका कोई फॉर्मल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, इनको हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स ही कहा जाएंगे। ठीक है, अब ये जो वर्कर्स हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या चाहती है कि जो शॉप ओनर है वो अपने
एम्प्लॉयज़ का या शॉप पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो सेल्समैन है, हेल्पर है, जो भी है, उनका रजिस्ट्रेशन करवाए, जो भी शॉप ओनर है। बट उसको ऐसा करने से क्या फ़ायदा, वाई विल ही डू दैट? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस तरह का कोई बेनिफिट ऑफर नहीं किया कि शॉप ओनर के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो ये काम करवाए। दूसरी बात, डेटा सिक्योरिटी। किसी भी डेटाबेस के साथ एक प्रॉब्लम है कि डेटा सिक्योरिटी, कल को ये डेटा लीक हो गया, ठीक है, क्योंकि ये डेटा स्टेट गवर्नमेंट्स बेसिकली शेयर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग डेटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं। किसी भी स्टेट में ये डेटा वगैरह लीक हो गया तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। दूसरी बात, सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव टू डिपेंड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। ये डेटा रीजनल लेवल पे कोलेट होगा, स्टेट लेवल पे कोलेट होगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो कोई स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा एफिशिएंट होगी, कोई स्टेट गवर्नमेंट कम एफिशिएंट होगी, तो अल्टीमेटली पूरे इनिशिएटिव की सक्सेस बहुत सारे मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट्स की एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है, तो वो भी एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी को लेकर के काफ़ी सारे कंसर्न्स हैं कि किसे इंक्लूड किया जाएगा, किसे नहीं इंक्लूड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लॉ में प्रोविजन है कि जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंडर आते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को तो आपने वैसे एक्सक्लूड कर दिया। अब इनमें काफ़ी सारे ऐसे भी वर्कर्स होते हैं, ठीक है, प्रोविडेंट फंड सिर्फ रेगुलर वर्कर्स को नहीं मिलता, या स्टेट इंश्योरेंस के अंडर सिर्फ रेगुलर वर्कर्स भी नहीं आते। कई सारे वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स मिलती है, ठीक है, इवन गवर्नमेंट के काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्चुअल रोल्स होते हैं, ठीक है। तो अब आप 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हो तो आप फॉर्मल वर्कर नहीं हुए प्रैक्टिकली, बट उसके बावजूद आपको इस डेटाबेस में जगह नहीं मिलेगी क्योंकि आपको प्रोविडेंट फंड या ईएसआई के अंडर आप आ गए, ठीक है। दूसरी बात, 59 की एज के ऊपर के वर्कर्स को इसमें जगह नहीं मिलेगी, ठीक है। 15 to 59 वाला ब्रैकेट आपने डाल दिया, तो 59 के ऊपर की अगर आपकी एज है तो आप अनऑर्गेनाइज वर्कर के तौर पर रजिस्टर नहीं कर सकते, जबकि 59 के ऊपर काफ़ी लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर आपका स्मार्टफोन नहीं है, आधार नहीं है, तो आप लिंकिंग नहीं कर सकते। तो अगर काफ़ी ऐसे भी लेबर होगी, काफ़ी ऐसी भी और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स होंगे जिनके पास आधार नहीं होगा, आधार है तो मोबाइल फ़ोन से लिंक नहीं होगा, स्मार्टफोन्स नहीं होंगे, तो ये भी डेटा एक्सक्लूड हो गया। इसके अलावा ऑक्यूपेशन को क्लासिफाई कर पाना मुश्किल है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो अपना ऑक्यूपेशन बहुत तेज़ी से बदल देते हैं, ठीक है। पहले 6 महीने वो कहीं पेंट कर रहे होंगे, अगले 6 महीने वो कहीं साइकिल रिपेयर कर रहे होंगे, अगले 6 महीने कहीं कुछ कारपेंटर का करने लग जाएंगे, तो इनको ऑक्यूपेशन वाइज भी रिकॉर्ड कर पाना मुश्किल है। फिर कुछ लोग नॉन ऑफिस और गिग इकोनॉमी जिसको हम कहते हैं कि भैया अब आप दिन में तो फॉर्मल वर्कर हो, ठीक है, दिन में आप ऑफिस जा रहे हो, शाम को ऑफिस के बाद आप कोई और काम कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप स्विगी डिलीवरीज कर रहे हो या आप उबर चला रहे हो, ठीक है, इस तरह के भी काफ़ी लोग हैं, ठीक है। तो इनको भी क्लासिफाई कर पाना, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकली आफ्टर ऑफिस आवर्स काम कर रहे हैं, मगर फिर भी इनको रजिस्टर कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि आप कैसे क्लासिफाई करोगे। तो ये सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज इस पूरे स्कीम में बताई गई हैं, ठीक है। हमें ब्रॉडली ई श्रम पोर्टल की मोटा मोटी फैक्ट्स और गाइडलाइंस हमारे काम की हैं, वो समझना है, बाकी तो ओपिनियंस हैं, बट इट्स अ नाइस आर्टिकल टू अंडरस्टैंड द स्कीम एज अ होल। अच्छा, लास्ट आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करेंगे इज अबाउट ऑकस, ठीक है। तो ऑकस के बारे में कल मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, इन 3 कंट्रीज ने मिलकर के एक ग्रुप बनाया है ऑकस, ठीक है। तो ऑकस के बारे में यह एडिटोरियल है और कुछ अच्छे फैक्ट्स हमें इस पूरी डील के बारे में बताता है, ठीक है। सो यूएस हैज जॉइंड विद यूके एंड ऑस्ट्रेलिया टू अनाउंस अ सिक्योरिटी पार्टनरशिप ऑकस। इसमें 2 डायमेंशंस खास बात है। एक तो ये कंट्रीज जो हैं वो अलग अलग फॉर्मेट्स में कुछ और भी ग्रुप्स उन्होंने फॉर्म किए हुए हैं, जैसे जापान, यूएसए, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्वाड है, ठीक है। फिर देयर इज 5 आइज इंटेलिजेंस कोऑपरेशन इनिशिएटिव, फिर आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो अलग अलग फॉर्मेट पे ये कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे के साथ वैसे भी कोऑपरेट कर रही है, चाहे किसी ग्रुप में कोई और है, किसी ग्रुप में कोई और है, ठीक है, बट देवर आर वर्किंग ऑन सिमिलर काइंड ऑफ एजेंडा। मैरीटाइम सिक्योरिटी हर व्यक्ति चाहता है इस पूरे रीजन में, और भी जो इनके इनिशिएटिव्स हैं वो लगभग सिमिलर जैसे हैं, ठीक है। कुछ हद तक एंटी चाइना इन्फ्लुएंस है, ठीक है। इट प्रपोजेस टू ट्रांसफर टेक्नोलॉजी टू बिल्ड अ फ्लीट ऑफ न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स फॉर ऑस्ट्रेलिया विद इन 18 मंथ्स। ये इसका मेजर अनाउंसमेंट है कि अगले 18 महीने में ऑस्ट्रेलिया में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाई जाएंगी, एडिलेड में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स बनाई जाएगी। ये टेक्नोलॉजी ये दोनों कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करेंगी, ठीक है। अब देखो, इसमें यूएसए ने स्पेसिफिकली कहा है ये न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स नहीं है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इस सबमरीन्स से न्यूक्लियर वेपन दागे जा सकेंगे। इसका मतलब ये है कि इन सबमरीन्स में ये सबमरीन्स विल बी पावर्ड बाय न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अच्छा, और ये
इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो यूएसए ने अभी तक सिर्फ यूके के साथ शेयर किया। ऑस्ट्रेलिया इज द सेकंड कंट्री जिसको इस तरह की टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। और इनफैक्ट यूएसए ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम नहीं देखते कि हम ऑस्ट्रेलिया के बाद किसी और के साथ इस तरह का कोई कोलैबोरेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा, कुछ कंट्रीज इससे नाराज भी हुए, जैसे न्यूजीलैंड जो ऑस्ट्रेलिया की नेबरिंग कंट्री है, उनके पास बहुत क्लियरली एक नो न्यूक्लियर पॉलिसी उनकी है। तो वो कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है इन्हें हम न्यूजीलैंड वाटर्स में तो अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अगर ये कर रहा है करने दो, बट हमारी टेरिटरी में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो कंट्री हैज अ 1984 न्यूक्लियर फ्री जोन पॉलिसी। ऑस्ट्रेलियाज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स वुड नॉट बी अलाउड इनटू द न्यूजीलैंड्स टेरिटोरियल वाटर्स। तो एक तो न्यूजीलैंड का एंगल है। दूसरी कंट्री से कौन सी नाराज है? फ्रांस। फ्रांस क्यों नाराज है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था सबमरीन्स के लिए, कन्वेंशनल सबमरीन्स के लिए, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स नहीं, नॉर्मल सबमरीन्स के लिए। टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जो अब ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दिया इस डील के बाद। तो ऑब्वियसली फ्रांस को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। फ्रांस ने कहा इट इज अ स्टैब इन द बैक। ठीक है, उन्होंने बोला हमारे साथ तो धोखा हो गया। ठीक है, बट अब हो गया। तीसरा फिर चाइना। चाइना ऑब्वियसली नाराज है। क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की ग्रोइंग पावर, ऑस्ट्रेलिया और चाइना के इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट करते हैं इंडियन ओशन रीजन में, और इनको न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स देने का मतलब ये है कि बेसिकली दे आर बैकिंग, यूएसए इज बेसिकली बैकिंग द कंट्रीज विच आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना रिगार्डिंग द इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन। ठीक है, तो although no explicit mention is made of China, it is clear that the transfer of nuclear technology to an ally in this context was intended to send a message of reassurance to countries in Asia. ठीक है, तो चाइना ने काफी क्रिटिसाइज भी किया। चाइना पहले क्वाड को क्रिटिसाइज कर रहा था, अब ऑकस को भी क्रिटिसाइज कर रहा है। ठीक है, और उन्होंने बहुत क्लियरली कहा है कि आप किसी एक कंट्री को टारगेट करने के लिए ग्रुप्स बना रहे हो और वो एक कंट्री चाइना है। ठीक है, बट देन चाइना इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ मल्टीपल सच रीजनल ब्लॉक्स। ठीक है, सो लाइक एससीओ एंड ऑल। तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है। ठीक है, चलो नाउ ये तो स्टोरीज की बात हो गई आज की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स की। देखो, कल मैंने क्वेश्चन पूछा था और कल मैंने आपसे एक बात भी की थी कि कमेंट सेक्शन, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो जो भी टॉपिक, जिस भी क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसके अराउंड रिसर्च करो। और मैंने देखा कि कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसके अराउंड रिसर्च करके आंसर्स दिए। मैंने क्वेश्चन पूछा था टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? सही आंसर है नटराजन चंद्रशेखरन, जो कि काफ़ी लोगों ने जवाब दिया। पर अगर अब आप कमेंट सेक्शन पे जाके देखोगे अगर आपने आंसर दिया है, ठीक है, या नहीं दिया है, ठीक है, अगर आप कमेंट सेक्शन पे देखोगे तो लोगों ने आंसर के साथ साथ और भी चीज़ें लिखी है। किसी ने टाटा सन्स कब फॉर्म हुई थी लिखा है, किसी ने हेडक्वार्टर्स के बारे में लिखा है, किसी ने और भी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, विच इज़ गुड। आई मीन अब अगर आप थोड़ा कमेंट सेक्शन को ही पढ़ लोगे तो आपको टाटा सन्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी। एंड दिस इज़ वॉट यू शुड एम टू ना, दिस इज़ वॉट मेक्स द एंटायर एक्सपीरियंस मच मोर रिचर। ठीक है, चलिए अब आज का क्वेश्चन बात करते हैं। तो आज का क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं अबाउट बैड बैंक के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। तो चलिए आप मुझे थोड़ा सा आरबीआई के बारे में बताएं। आरबीआई रेगुलेट्स द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? ठीक है, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर? ठीक है, चलिए ये सवाल आज के लिए रखते हैं और फिर इस पर आप अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। कल और बात करेंगे कुछ और नई स्टोरीज के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।